गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का ये हमारा टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भारत के संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षणों के साथ साथ कुछ एकात्मक शासन प्रणाली के जो लक्षण हैं वो भी समाहित किए गए हैं, जिसके आधार पर संविधान में संशोधन किए बिना शासन को संघात्मक सरकार से एकात्मक सरकार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कुछ एकात्मक लक्षणों की चर्चा हमने कल की थी और शेष जो एकात्मक लक्षण हैं संविधान में, उनकी चर्चा हम आज करेंगे। नेक्स्ट है इसमें संविधान में संघ शब्द का अभाव। हमारा जो भारत का संविधान है, इसके किसी भी अनुच्छेद में संघ शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया। संविधान का जो अनुच्छेद प्रथम है, उसमें भारत को राज्यों का संघ ना कहकर भारत को राज्यों का संग्रह, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। माने संघ की बजाय जो शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है वो है संग्रह। तो ऐसे में जो आलोचक हैं वो संघ शब्द का प्रयोग संविधान में ना किए जाने की वजह से ही भारत में संघात्मकता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। जो संघीय राज्य होते हैं, माने ऐसे राज्य ऐसे देश जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, वहाँ जो विधान पालिका का ऊपरी सदन होता है, द्वितीय सदन जो होता है, उसमें समानता के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे कि अमेरिका में जो विधान पालिका है उसके 2 सदन हैं, निम्न सदन प्रतिनिधि सदन और ऊपरी सदन सीनेट। तो अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में प्रत्येक राज्य, चाहे कोई छोटा राज्य है चाहे कोई बड़ा राज्य है, जनसंख्या के आधार पर, चाहे कम जनसंख्या वाला राज्य है चाहे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सभी अपने 2 प्रतिनिधि सीनेट में ऊपरी सदन में भेजते हैं। इसी तरह से स्विट्ज़रलैंड में व्यवस्था है। लेकिन भारत में जो ऊपरी सदन है वो है राज्यसभा। निम्न सदन है लोकसभा विधान पालिका का और विधान पालिका का ऊपरी सदन है राज्यसभा। तो राज्यसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व भारत में दिया गया है वो समानता के आधार पर नहीं दिया गया, बल्कि जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। ये अपने आप में संघात्मक व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं उनके विरुद्ध हैं। माने भारत में जो बड़े राज्य हैं जिनकी जनसंख्या अधिक है वो राज्यसभा में अधिक सदस्य भेजते हैं, और जो छोटे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या कम है वो राज्यसभा में कम सदस्य भेजते हैं। जबकि जो सैद्धांतिक स्वरूप है वो यही है कि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व ऊपरी सदन में मिलना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें एकल संगठित न्याय प्रबंध। संघात्मक राज्यों में जो न्याय प्रणाली है वो भी दोहरी होती है, लेकिन भारत में जो न्याय प्रणाली है वो दोहरी नहीं है बल्कि इकहरी है। एक संगठित न्याय प्रबंध भारत में है। माने भारत में बेशक से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये 3 तरह के न्यायालय हैं, लेकिन ये सारे न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही कार्य करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही कार्य करते हैं। हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है ये सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय हैं। माने हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो निर्णय हैं उनके विरुद्ध जो अपील है नियमानुसार वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और वैसे जो सैद्धांतिक पक्ष है संघात्मक शासन प्रणाली का, उसमें जो न्याय प्रबंध है वो भी दोहरा होता है कि जैसे जो राज्य सूची के जो विषय हैं, जो राज्यों के विषय होते हैं, उन पर जो मामले हैं, विवाद हैं, उनकी सुनवाई हाई कोर्ट्स करती हैं। इसी तरह से जो केंद्र सरकार से संबंधित विषय हैं उन पर जो सुनवाई है वो केंद्र सरकार के अधीन जो न्यायालय होते हैं वही करते हैं। लेकिन भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो भी इकहरी है। सभी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उसके अधीन ही हम कह सकते हैं कि कार्य करते हैं।
नेक्स्ट है इसमें राज्यों की वित्त के प्रति केंद्र पर निर्भरता, कि जो भारत में राज्य सरकारें हैं उनके पास ठीक है कि आय के अनेक साधन हैं, परंतु इन साधनों से जो धन प्राप्त होता है राज्यों को, वो इतना पर्याप्त नहीं होता कि राज्य की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। अब धन का अभाव रहता है राज्यों के पास। अब राज्यों को धन के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, और केंद्र सरकार जो राज्यों को धन देती है, कुछ तो केंद्रीय करों में से राज्यों को प्राप्त होता है, और कुछ जो धन है केंद्र सरकार राज्यों को ग्रांट के रूप में धन देती है, वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में देती है। अब ये जो ग्रांट के रूप में केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता देती है, ये इसके साथ शर्तें जुड़ी होती हैं। माने जो केंद्र सरकार ने किसी राज्य को जो धन दिया, जिस कार्य के लिए दिया, उस कार्य के अलावा वो किसी और कार्य पर खर्च नहीं हो सकता। इसी तरह से जो हमारे फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, अगर जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए धन दिया गया है उस फाइनेंशियल ईयर में यदि वो कार्य नहीं हो पाता, तो वो जो राशि है वो राज्य सरकार को वापस भेजनी पड़ेगी केंद्र सरकार के पास, फिर से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। माने टर्म्स एंड कंडीशंस के अंतर्गत ही ग्रांट जो है वो राज्यों को मिलती है, शर्तें लागू। राज्य सरकारें जो है उस धन को अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च नहीं कर सकती। जिस विशेष व्यवस्था के लिए, जिस विशेष सुधार के लिए वो धन दिया गया है, राज्य सरकारें बाध्य होती हैं केवल और केवल उसी कार्य पर ही उस धन को खर्च करने के लिए। तो ऐसे में जो वित्तीय क्षेत्र में राज्यों की केंद्र पर निर्भरता है, ये भी संविधान के एकात्मकता की ओर ही झुकाव को व्यक्त करती है। नेक्स्ट है इसमें राज्य सरकारों के लिए केंद्र का आदेश स्वीकार करना अनिवार्य है। हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो राज्य सरकारें हैं अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग ऐसे ढंग से करेंगी जिससे केंद्रीय सरकार की कार्यकारी शक्तियों में कोई बाधा ना पड़े। इसको हम कैसे समझेंगे कि केंद्र में जो सरकार है, विधानपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है। वो किस पर लागू होंगे? हम पर, समस्त जनता पर। अब राज्य में जो सरकारें हैं वहाँ भी विधानमंडल और कार्यपालिका, विधानमंडल कानून बनाएगा, कार्यपालिका लागू करेगी। वो किस पर लागू होंगे? वो भी हम पर, जनता पर। माने दोनों ही तरह की जो कार्यपालिका हैं उनके जो कानून हैं हम पर ही लागू होने हैं, समस्त जनता पर। मतलब जो राज्य के कानून है उस राज्य की जनता पर, केंद्र के कानून पूरे देश की जनता पर। तो ऐसे में केंद्रीय सरकार ने कोई कानून बनाया, केंद्रीय कार्यपालिका ने उसको लागू किया। दूसरी ओर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया, राज्य की जो कार्यपालिका उसको लागू कर रही है, लेकिन वो केंद्र की कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रही है। तो ऐसे में ये माना जाएगा कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रहा, या राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। फिर माने जो केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका की शक्ति है उसके किसी भी कानून को लागू करने में राज्य सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है कहीं भी बाधा खड़ी नहीं कर सकती। यदि ऐसा करती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है, और उस पर भी यदि राज्य सरकार ना माने तो फिर ऐसे में इसे संविधान का उल्लंघन मानते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों को नियुक्त करना और पद से हटाना। अब भारत में राज्यों के जो राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? संविधान कहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत।
माने राज्यपाल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक राष्ट्रपति उसके कार्य से प्रसन्न है। दूसरी ओर अमेरिका में क्या स्थिति है? अमेरिका में जो राज्यपाल है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और अपने निश्चित काल तक अपने पद पर रहते हैं। और हमारे देश में क्या स्थिति है कि राज्यपाल की नियुक्ति जब राष्ट्रपति कर रहा है तो जो राज्यपाल है वो एक तरह से केंद्र सरकार का एजेंट बनकर राज्य में कार्य करता है। केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से राज्यों पर अपना नियंत्रण रखती है। और साधारण रूप में जो राज्यपाल है वो एक संवैधानिक मुखिया है, संवैधानिक मुखिया के रूप में कार्य करता है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है, उसी तरह से राज्य में जो राज्यपाल है वो संवैधानिक मुखिया है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम में जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वास्तविक शासक हो जाता है, क्योंकि जो संविधान का अनुच्छेद 356 है इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के द्वारा या किसी अन्य साधन से ये विश्वास हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा कर सकता है। और यदि ऐसी घोषणा कर दी जाए तो जो संबंधित राज्य की सरकार है वो भंग हो जाती है और राज्य का जो शासन है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में चला जाता है। अब यहाँ ये जो है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उसको हर 15 दिन में राज्य की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजनी होती है। तो ऐसे में यदि केंद्र सरकार चाहे राष्ट्रपति के माध्यम से, अब राष्ट्रपति क्योंकि संवैधानिक मुखिया है, उसको प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की इच्छा अनुसार ही कार्य करना होता है। तो केंद्र सरकार यदि चाहे तो राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल से ऐसी रिपोर्ट मंगवा सकती है, बनवा सकती है कि जो राज्य का शासन है वो संविधान के अनुरूप नहीं संचालित हो रहा। तो एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने का। और ऐसा होता रहा है हमारे देश में। अनुच्छेद 356 को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है बहुत बार। जो अब केंद्र में तो 77 तक तो लगातार कांग्रेस की सरकार रही है और उसके बाद भी काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है। बीच बीच में गैर कांग्रेसी सरकारें आई हैं और 2014 के बाद से अब ये गैर कांग्रेसी सरकार है सेंटर में। तो जो कांग्रेस की ये नीति रही थी कि जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ यदि उनको कोई सत्ता परिवर्तन करना है तो वहाँ भी इस तरह की रिपोर्ट राज्यपाल से मंगवा ली जाती थी। और गैर कांग्रेसी सरकारें तो बहुत बार अनुच्छेद 356 का आश्रय लेकर केंद्र सरकार द्वारा अपदस्थ की गई, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। पूरी तरह से राजनीतिक हथियार के रूप में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। और ये किसके माध्यम से किया गया? राज्यपाल के माध्यम से, क्योंकि जो राज्यपाल हैं वो एक तरह से केंद्र सरकार का एजेंट होता है राज्य में। तो ऐसे में और इसके साथ साथ ये भी व्यवस्था है कि जो राष्ट्रपति है किसी राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर सकता है। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को उसका जो कार्यकाल है, आमतौर पर ये संविधान में तो यही वर्णित है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये अवधि 5 वर्ष मान ली गई है। तो राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी पद से हटा सकता है। तो जो राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उसकी ट्रांसफ़र, उसको पद से हटाना, इस सब पर जो केंद्र का नियंत्रण है, ये संघात्मकता का नहीं बल्कि एकात्मकता का लक्षण है। तो ये जो सारे तथ्य हैं,
अब इस तरह से भारत में जो एक अनोखे तरह का संघवाद अस्तित्व में आया है, अमेरिका और अन्य देशों का जो संघवाद है, उनका निर्माण उन देशों की अपनी अपनी विशेष सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक स्थितियों के अनुसार हुआ है। और भारत का संविधान निर्माण करते समय जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनको एक तो भारत का ये इतिहास दिखाई दे रहा था कि भारत इतना लंबा समय तक गुलाम रहा है, विदेशी शक्ति के अधीन रहा है, और दूसरी ओर भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं और क्षेत्र के प्रति निष्ठा रखने वाले देश लोग हैं। ऐसा जो विभिन्नताओं वाला देश है, इसके लिए ऐसी व्यवस्था वो करना चाह रहे थे कि भविष्य में कभी फिर कोई विदेशी शक्ति भारत को गुलाम ना बना पाए। इसके लिए वो केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाए रखना चाहते थे, और साथ ही साथ ये चाहते थे कि यदि ऐसा कोई संकट देश पर आ जाए तो ये जो सारी शासन प्रणाली है, ये संघात्मक से एकात्मक में परिवर्तित हो जाए। उसके लिए उन्होंने ये विचित्र सी जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान में की। तो ऐसे में अंत में हम यही कह सकते हैं कि भारत ना तो अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है और ना ही एकात्मक विशेषताओं वाला संघ राज्य है, जैसा कि आलोचक कहते हैं, बल्कि ये अपनी परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया। जो भारतीय परिस्थितियां थी उस समय, उनके अनुसार बनाया गया एक संघवाद का अनोखा तजुर्बा है, एक अनोखा स्वरूप है। धन्यवाद।